जाकिर खान कॉमेडियन जो जनरली कंट्रोवर्सी अवॉइड करते हैं, वो बॉलीवुड का ऐसा रोस्ट कर देंगे, ऐसा रोस्ट कर देंगे कि धुआं ही धुआं हो जाएगा। मोस्ट अनएक्सपेक्टेड रोस्ट ऑफ द ईयर या डिकेड या आप सेंचुरी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि धुरंधर ने जो आग लगाई, उसके अंदर ऐसा लगता है पूरा ऑयल टैंकर डाल दिया जाकिर खान ने रोस्ट करने के लिए। वर्ल्ड में ऑयल की कमी हो रही है, बट रोस्टिंग में ऑयल की कमी नहीं। और रोस्ट के निशाने पे कौन कौन आ रहे हैं? क्या शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर। में ऐसे नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि जो बोला गया वो अपने में ही एक मजेदार अद्भुत चीज थी। और कहां बोला गया? वो कहते हैं ना, घर में घुस के मारना। वो एक जो नया ट्रेंड मूवी में शुरू किया आदित्य अधर ने, वो जो रियल लाइफ में प्रधानमंत्री मोदी कब से कर रहे हैं, बेसिकली इट्स अ मोदी डॉक्ट्रिन, कि भैया घर में घुस के सबक सिखाओ। वो ऐसी जगह पे जाकिर खान करेंगे। क्या वो बॉलीवुड में भी सबक आ गया है? क्या मोदी डॉक्ट्रिन इन बॉलीवुड भी है? और कुछ लोग जाकिर खान को भर भर के अटैक कर रहे हैं, उस पे भी आऊंगा। पर वैसे तो धुरंधर की एक बात तो करनी बनती है। धुरंधर ने 1,000 करोड़ कमा लिया है भारत के अंदर और 1,600 करोड़ वर्ल्ड वाइड। इससे एक तो वो इंटेलेक्चुअल वाली इकोसिस्टम को प्रॉब्लम हो रही है, जो कहती थी हमारी मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग है। भारत में 200, 300, 400 करोड़ का काम, चाइना में 1,000 करोड़ का काम। ऐसी भी मूवीज हैं जो चाइना में पता नहीं कौन देखता है, वो एक अलग ही विषय है। या जो पूरा एक यूनिवर्स था, स्पाइवर्स, नाम कितने प्यारे दिए थे। वो स्पाइवर्स कम रोमांस वर्स ज्यादा था, या अमन की आशा वर्स ज्यादा था, क्योंकि उसके अंदर जो वर्सेस थी ना, वो वर्सेस नहीं था, VRSUS नहीं था। वो जो उसके अंदर वर्सेस थी, वो पोइट्री थी, वो बिकनी थी, वो बॉलरूम डांसिंग थी, वो रोमांस था कि किस तरह पाकिस्तानी एजेंट्स भारतीय एजेंट्स के साथ रोमांस करते हैं। तो भैया ऐसा है, वो भारत को वर्सेस है पाकिस्तान वाला, तुम्हारे लिए वर्सेस हैं कि तुम वो पोइट्री कर दो, ये कर दो, वो कर दो, रोमांस कर दो। तो अब जब ये अवार्ड शो चल रहा था, तो ऑब्वियसली अवार्ड शो होस्ट हो रहा होता है। अब होस्ट के अंदर ऐसा धुआं हो जाएगा, वो भी जाकिर खान को। क्या हिस्ट्री याद कीजिए, वो कौन से इंटरव्यू में थे जब किसी ने कहा आप पॉलिटिक्स पे कोई आप जोक सुना दीजिए, तो वो बोलते हैं भैया ऐसा है, तुम्हारा शौक पूरा करने के लिए मैं अपनी दुकान बंद कर लूं क्या? तो बॉलीवुड पे ऐसा मजाक क्यों कर दिया? क्या ये अब स्क्रिप्टेड था कि भैया ये पब्लिसिटी मिले अच्छी है? पर ये स्क्रिप्टेड भी अनलाइकली है, क्योंकि धुरंधर के अंदर लोगों के पेट में दर्द तो हुई है। सबसे पहले फिल्म रिव्यूअर्स के पेट में हुई थी धुरंधर 1 से। आपको पता है किस तरह इस मूवी को गलत मूवी, देखने लायक मूवी नहीं, स्टार्स ही मत दो। इस बारी पार्ट 2 के अंदर प्रोपागेंडा है जी, प्रोपागेंडा है जी, प्रोपागेंडा जी, वो लगे पड़े हैं। अब कोई कहे कि ऐसी मूवी से आग लग रही है, तो पहले तो आके वो मस्ती में इस अवार्ड जो चल रहे थे, तो वो कहते हैं कि भैया कितना भी कॉन्ग्रेचुलेशंस कर लो, आप पोस्ट डाल दो, आप कितनी भी स्टोरीज डाल दो, आप कितने ही इंटरव्यू कर दो, आप कितनों में बोल दो मेरी फेवरेट फिल्म है, मगर सच तो ये है कि धुरंधर से सबकी जली तो है। अब किसकी जली है? सबकी किसकी बात कर रहे हैं? आपके सामने है, कौन इंटरव्यू दे रहे हैं? ऑब्वियसली बॉलीवुड इंडस्ट्री के कुछ लोग। अच्छा, कई तो ये ले रहे हैं स्टैंड, आपको पता ही है, एक एक ने स्टैंड जिसने ये लिया कि हमने अभी ये मूवी देखी ही नहीं। सारा दिन काम है मूवीज बनाने का, मूवीज देखने का, आपकी इंडस्ट्री है। पर जो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट है, शायद ग्रेटेस्ट हिट है लास्ट 10, 20, 30 ईयर्स की, तो हमने शायद वो मूवी कभी देखी ही नहीं है जी। हमें तो पता ही नहीं क्या मूवी है, क्योंकि अब कुछ बोलेंगे तो वो फिल्म क्रिटिक्स वाला हाल होगा, क्योंकि लोगों ने तो निकाल दिया किस तरह एक हाथ से कोई हेलीकॉप्टर रोक लेता है, कोई भाई साहब स्पाई वर्स के अंदर उड़ता है बिना चश्मों के, जो आपको पता है आपकी आंखें फाड़ देगा, कोई के पास जेट पैक है जिसको वो ऐसे यूज कर रहा है जैसे भैया वो खुद में ही हवाई जहाज बन चुका है, और कोई उसको प्रोटेक्टिव गियर नहीं चाहिए, और इतना वो प्रिसाइज है कि जो टेक्नोलॉजी शायद वर्ल्ड में इन्वेंटेड नहीं है, वो हमारी मूवी में जाती है। पर उसको बोल देते हैं ये तो रियलिस्टिक सिनेमा है, रियलिस्टिक सिनेमा। धुरंधर में एक सीन आपको ऐसा नहीं दिखेगा फालतू का, जिसके अंदर आप ऐसे बोलें कि अरे भैया अकेले आदमी ने आया और पूरा हेलीकॉप्टर पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर उठा के फेंक दिया। नहीं है। ठीक है, मूवी में उसका रोल हो सकता है, आप कर सकते हैं, पर धुरंधर को इस तरह से आपको बोलना कि रियलिस्टिक नहीं है, जबकि रियलिस्टिक क्या था ये? अच्छा, इस पे रुकिए। और क्योंकि जब ये धुआं किया ना, वो धुआं थोड़ा आगे बढ़ता है। वो धुआं में आगे बढ़ के बोलते हैं कि भैया ये जो बॉम्ब है इस फिल्म में फूटे तो लियारी में है, पर धूड़ा उठा है बैंड्रा से जुहू में। अच्छा, बड़ा स्पेसिफिक, मतलब जियो पॉलिटिकली प्रिसाइज लोकेशन को करके, नहीं नॉट जियो पॉलिटिकली, ज्योग्राफिकली लोकेशन में, क्योंकि आजकल जियो पॉलिटिक्स भी बहुत चल रहा है, क्योंकि तेल की कमी है। और जैसे मैंने कहा,
तेल इस आग में डालने के लिए बहुत था जाकिर खान के पास। अच्छा क्यों किया वो आप डिसाइड करना, पर हम तो सिर्फ मजे ले रहे हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया इस कमेंट से। क्योंकि रहते कौन है वो भी, अब जो लोग मूवी फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे लोगों ने पोस्ट डालने शुरू कर दिए कि भाई कौन कौन रहता है बांद्रा में। शाहरुख खान रहते हैं बांद्रा में, सलमान खान रहते हैं बांद्रा में, करीना कपूर खान रहती हैं बांद्रा में, सैफ अली खान रहते हैं बांद्रा में। वैसे आप चेक कर लेना, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा स्टार कहाँ रहता है, नीचे कमेंट भी कर देना कौन सा स्टार कहाँ पे रहता है। पर ये बांद्रा टू जुहू जाकिर खान को तो पता है कौन कौन रहता है, बड़ा स्पेसिफिकली बोला है, एक लोकेशन के साथ बोला है, एक रीजन के साथ बोला है कि कौन कौन रहता है। अच्छा मैं जुहू में कौन रहता है, तो जुहू में जो मुझे दिखा वो मैं सरप्राइज हूँ। अमिताभ बच्चन जुहू में रहते हैं, ऋतिक रोशन कहते हैं जुहू में रहते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो जुहू में रहते हैं। तो ये दोनों लोकेशंस में ही क्या सारे टॉप स्टार्स रहते हैं? और अगर रहते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टाइमिंग के साथ ये बोलना कि भैया बांद्रा से जुहू में, बांद्रा से जुहू में, तो मतलब क्या एक नया इकोसिस्टम की तरफ इशारा है। मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं, जो नई तरह की फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, जो चेंजेस ला रहे हैं, ऑब्वियसली बांद्रा एंड जुहू आर वेरी एक्सपेंसिव एरियाज, एवरीबॉडी नोज दैट। इन एरियाज में वो रह नहीं रहे, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, पर स्ट्रगल के साथ वो एक इकोसिस्टम भी तोड़ रहे हैं। वो एक नई तरह का सिनेमा करना जा रहे हैं। आदित्य धर की आपने स्टेटमेंट्स देखी हैं, मैन हैज गॉटन हिज ड्यू, बट कितनी उनकी मूवीज की स्क्रिप्ट उनसे छीन ली गई, चुरा ली गई, क्रेडिट नहीं दिया गया, जो भी शब्द आप यूज कर लीजिए। कितनी मुश्किल से क्रेडिट मिला, कितनी मुश्किल से इन मूवीज का हिस्सा बन पाए, कितनी मुश्किल से अपना विजन डाल पाए, और रिकॉर्ड देखिए, पहली मूवी ऑल टाइम हिट, सेकेंड मूवी ऑल टाइम हिट, थर्ड मूवी सेकेंड का ही पार्ट ऑल टाइम हिट। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो देखिए, इतने बड़े बड़े जो हाउसेज हैं, जो पूरा इकोसिस्टम मैनेज करके चल रहे हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस इन मूवीज से क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी आप सोच लीजिए। क्योंकि शूटिंग भी टाइम में हुई है। ये लोग जो 1 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी आने में 3-3 4-4 साल लगाते हैं, यहाँ पे 7 घंटे की मूवी इनके टाइम के हिसाब से तो 3-3.5 मूवीज हैं। अगर आप 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की मूवी कीजिए, तो 3-3.5 मूवीज 1.5-2 साल में शूट करके धाड़ 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 रेडी करके फिनिश करके आपके सामने ला दी है। ये है टैलेंट, और प्रॉफिटेबिलिटी इससे होनी होनी है। तो आंख कहां कहां लगी, एक तो एक्टर्स में कि भैया किस तरह की मूवी, हमें ऐसा रोल क्यों नहीं मिला जिसके लोग अपने आप आगे बढ़ के चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को काम पसंद आ रहा है। दूसरी आंख सारे जो मनी बैंक्स है, मनी सिस्टम कंट्रोल करते हैं, कह रहे हैं ऐसी मूवी भी बन सकती है जिसके अंदर आप इतनी बड़ी हिट इतने टाइम में बजट में एंड वर्ल्ड क्लास सिनेमा ला दें। टू द एक्सटेंट सचिन तेंदुलकर तारीफ कर रहे हैं, जो हार्डली करते हैं। राकेश बेदी जी की, जिनका रोल, और अरे क्या रोल था यार, जिससे पाकिस्तान में प्रॉब्लम पड़ गई उस पॉलिटिशियन को, जो शुरू में तो बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ हाँ मेरे जैसा रोल है, पार्ट 2 के बाद वो ईसा पसीने निकल गए होंगे उसके, अरे मेरा ये रोल है। तो राकेश बेदी जो वहां बैठे हुए हैं, वो बात करते हैं कि उनको किस किस लोगों ने किया। तो एक इंटरव्यू बताते हैं, सचिन तेंदुलकर भी आए मेरे पास, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया मूवी लगी, आपने छक्का मार दिया। तो वो कहते हैं कि भैया ऐसा है, और बड़ी मतलब सटीक बात है, सचिन तेंदुलकर को वो मस्ती मस्ती में बोलते हैं, आप छक्का जब मारते हैं तो वो भारत में मारते हैं, मेरा छक्का तो जाके पाकिस्तान में गिरा है। सही बात है, पाकिस्तान के अंदर ये छक्का पड़ा है, जहां पे एक अलग ही, वहां पे एक अलग रोस्ट हो रहा है। सब पे डाउट कर रहे हैं, भाई भारत के पास पैसा तो बहुत है, भाई पता नहीं भारत ने किस किस को खरीद लिया है। और वहां पे तो दुकानें चल रही हैं, भैया इंडिया ने किस किस को खरीद लिया है, कौन से आईएसआई ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर, नेता को खरीदा हुआ है, क्योंकि पैसा तो भारत के पास है। और पाकिस्तान तो भैया ओपन है, फॉर सेल है, कभी यूएस से पैसा लेता है, कभी चाइना से पैसा लेता है, वो पर ऑफिशियली लेके जस्टिफाई कर लेते हैं कि हमें तो लेने की जरूरत है भैया, क्योंकि हमें इंडिया से लड़ना है। पर जो पर्सनली उस पैसे को साइफन करते हैं यूएस वाले या चाइना वाले, वो लोग पर्सनली अगर इंडिया से ले रहे हैं, तो अब किसको पता, किसको खबर। बट डाउट तो ये दिमाग में आ ही गया है, और मूवी देख के सब सोच भी रहे होंगे भाई कौन कौन है, बोलता है मैंने अमेरिका से लिया, पर पैसा एक्चुअली इंडिया से लिया है, और पाकिस्तान को अंदर से ही बम्बू कर रहे हैं। क्यों बलूचिस्तान में इस तरह आग लगी पड़ी है, क्यों अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के बम्बू करे हुए हैं, क्यों अब तो शिया पॉपुलेशन इन पाकिस्तान रेवोल्यूशन की तरफ निकल पड़ी है। किस तरह आसिम मुनीर फील्ड मार्शल को बोलना पड़ रहा है अपनी शिया पॉपुलेशन को कि अरे भैया ईरान जाओ, वहां तो एक अलग ही रायता फैला हुआ है, पर धुआं तो हो रहा है बांद्रा टू जुहू रोस्ट वाला। तो वो जो राकेश बेदी की स्टेटमेंट है कि मेरा छक्का तो पाकिस्तान में लैंड किया है,
उसकी आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। अब कौन से व्यक्ति को लग रहा होगा कि अरे इजरायली इंटेलिजेंस इंडिया के तो बहुत क्लोज है, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल होके आए थे, इजराइल की इंटेलिजेंस वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है। क्या इजराइल, और इजराइल तो वैसे ही बोल चुका पाकिस्तान हमारा अगला टारगेट है, क्योंकि भैया वो एंड स्टेट है और हमें न्यूक्लियर स्टेट होने नहीं देना, हमें नहीं होने देना। ये जो सपने लेके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान हैज द इस्लामिक बॉम्ब, वो सब नहीं होने देना। इंटेलिजेंस शेयर हो रही है, यूएस से पैसे लेते हैं पॉलिटिशियन। मोसाद का कितना ग्रिप है इसके अंदर इंटेलिजेंस कम्युनिटी में, आपको पता है, वेस्टर्न इंटेलिजेंस के अंदर। तो जो जो पाकिस्तानी पैसा ले रहा है, अब वो इजरायली रूट हो, अमेरिकन रूट हो, उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन रूट में हो या इंडिया ही दे रहा हो, वो सारे रूट्स इसके पास भी हो, पर जो पैसा लेता है वो कितना एक्सपोज और वनरेबल होता है, आपको पता है। अब ये छक्का जो है, मैं तो इसको ऐसे इंटरप्रेट करता हूँ, वो छक्का सही में पाकिस्तान में डिला है। तेंदुलकर तो अप्रिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को बहुत मारा है फील्ड में, बहुत मारा है, ग्रेटेस्ट हैं। बट ये वाला छक्का भी एक अलग वे में अलग ग्रेटनेस आता है। अच्छा, इसके साथ पारेश रावल जी बोलते हैं कि देखी धुरंधर 1, देखी धुरंधर 2, पार्ट 1 2 बार देखी, दूसरी 1 बार देखी है, वापस देखने जा रहा हूं, मुझे होना चाहिए था फिल्म में। यार ये एक फिल्म की स्पेशलिटी है, व्हेन ग्रेट एक्टर्स लाइक परेश रावल फील कि यार ये क्या काम हुआ है, वी वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। जो ऑडियंस देख रही है, दे फील यार ग्रेट, वी सॉ दिस मूवी इन थिएटर। जैसे मेरे ऐसे व्यक्ति, आपको पता है, हार्डली मूवीज देखता हूँ थिएटर में, तो मेरे जैसा व्यक्ति आई फेल्ट यार नहीं, ये थिएटर में देखने लायक मूवी है। ठीक है, समय निकलना पड़ेगा, ठीक है, देर रात जाना पड़ेगा, ठीक है, सुबह तक जागना पड़ेगा, पर यार ये एक एक्सपीरियंस है जो सपोर्ट भी करना जरूरी है, क्योंकि नई मूवीज तभी बनेंगी जब ऐसी मूवीज हिट होती हैं। तो सपोर्ट करना भी जरूरी है, पर देखना भी जरूरी है। पर अब थोड़ा आ जाइए, जो ये हलचल हुई हुई है, अब ये बड़ा फिल्म मैगजीन पोस्ट करती है यार, कराची का बादशाह रणबीर और बॉलीवुड का बादशाह शाहरुख। वाह जी वाह, कितनी इनसिक्योरिटी है रे, कितनी इनसिक्योरिटी है। दोबारा देखिए, कराची का बादशाह वर्सेस बॉलीवुड का बादशाह। तो भैया बॉलीवुड का बादशाह दोबारा डालो, बोलते रहो बॉलीवुड का बादशाह, बॉलीवुड का बादशाह, बॉलीवुड का बादशाह, ताकि लोगों के दिमाग में घुसता रहे बॉलीवुड का बादशाह, तो वो इमेज बनी रहे। कौन सी बादशाहियत भाई, कौन सी बादशाहियत है? बादशाहियत इज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। एक टाइम पे बड़ी हिट मूवीज थी, वो एक अलग वर्ल्ड था, अलग इकोसिस्टम था, सोशल मीडिया था, गिव शाहरुख इज ड्यू, बहुत बड़ी बड़ी हिट थी। बट ये जो किसी और की मूवी हिट होके एकदम से दोबारा आना, पीआर है, ये कुछ नहीं है। अब ये पीआर कैसे होता है, कैसे सिस्टम मैनेज होता है, ये आप सब छोड़िए, पर ये पीआर है। मतलब दोबारा रिपीट करो कि कोई और नया बादशाह नहीं आ गया, नया बादशाह नहीं आ गया। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट रणवीर सिंह, बॉलीवुड में क्या बनता है नहीं बनता, पर एक मूवी, एक इकोसिस्टम और अगली स्पाई वर्स की मूवी के लिए जो खतरा है, उसके ऊपर ये रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि आप तो कह रहे थे कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा नेबर है ना, अमन की आशा गैंग, मैं भी पठान हूं, पाकिस्तान बड़ा अच्छा नेबर है, भारत अमन की आशा है, वो सब पता ही है आपको स्टोरीज। तो अब एकदम से ये क्या इनसिक्योरिटीज हैं, ये क्या पीआर है, ये क्या गेम्स हैं, ये आप डिकोड कीजिए। मुझे तो बस ये समझ रहे हैं कि जो जाकिर खान की स्टेटमेंट्स हैं, जो ये धुआं धुआं वाली स्टेटमेंट्स हैं, जिसकी अब आग कहाँ कहाँ लपटों में लगेगी। क्योंकि अब आप, इस मूवी ने ना एक नई प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी है कि आप डील कैसे करो स्टोरी टेलिंग से। किसमें हिम्मत है कि अब मूवी बनाए जहां पे पाकिस्तान और भारत के एजेंट रोमांस कर रहे होंगे, ब्यूटीफुल लोकेशंस में, ब्यूटीफुल सीनरी में, ब्यूटीफुल ड्रेसिंग में, या ब्यूटीफुल लैक ऑफ ड्रेसिंग के अंदर, वो भी चलता है, और ये पूरे दुनिया देख के ताली मार रही होगी। या फिर आप 50वें माले से जंप मारते हुए, एक हवाई जहाज पे चढ़ते हुए, उस बंदे को नीचे फेंकते हुए, वो जो पूरे वो स्टंट्स होते थे, वो को आप कितना रियलिस्टिक और स्पाइवर्स मान पाएंगे, वर्सेस एक ग्रिटी मूवी जो दिखाती है कितनी स्ट्रगल है हीरो की। भैया हमारे देश के लिए ना जो काम कर रहे हैं लोग, उनकी स्ट्रगल दिखाती है। अब बाकी सब छोड़ो, इस मूवी में रणवीर सिंह जिस तरह दिखाते हैं कि किस तरह खाने का इशू होता है, किस तरह वहां पाकिस्तान में मेन ऑलमोस्ट उसको गलत तरह से, शारीरिक तरह से, पार्ट 1 याद है ना, शारीरिक तरह से तंग करने की कोशिश करने लगते हैं, किस तरह उसको बाहर क्या क्या गला हुआ खाना खाना पड़ता है। और यहाँ क्या दिखाते हैं, हमारे एजेंट्स तो जी रोमांस कर रहे हैं पाकिस्तानी एजेंट के साथ, बेस्ट होटल इन द वर्ल्ड। भाई साहब ब्यूरोक्रेसी है, एक बात बताऊं आपको, फंडिंग होती है, रेट्स होते हैं, खर्चे होते हैं, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स, अगर आप इमेजिन कीजिए, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स ऐसे खोले हुए हैं
वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट प्रॉपर्टीज के अंदर, ग्रेटेस्ट लोकेशंस के अंदर आप ऐसी जगह रुक रहे हैं, क्या ये कहीं से कहीं मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हैं आप? वर्सेस ग्रिटी अजीत डोभाल जी जब पाकिस्तान में थे, किस रूप में थे? कौन से 7 स्टार्स में रुके हुए थे? पूरा रूप ये था कि एकदम सड़क पे बैठे हुआ व्यक्ति किस तरह वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है, ये होती है रियलिटी। क्यों? क्योंकि अब ये रियलिटी देखेंगे, यू विल हैव रिस्पेक्ट फॉर द सैक्रिफाइस दैट पीपल मेक टू कीप यू, मी, एवरीबॉडी सेफ। दिस रिस्पेक्ट फॉर द टफ सिचुएशंस दे फेस, सो आपको मुझको टफ सिचुएशंस ना देखनी पड़े। कोई रोमांटिक नहीं कर रहे होते हैं वहां बैठ बैठ के कि भैया आओ जी आओ, ये रंग दिखाओ और वो रंग दिखाओ। तो ये बहुत लेयर्स बाय लेयर्स, और क्या होता है ये इतना डीप इम्पैक्ट गया इस मूवी का कि परत बाय परत लोगों को समझ आएगा कि इसका इम्पैक्ट कहां पहुंचा। और जाकिर खान जैसा व्यक्ति आके जब ऐसा व्यंग करता है कि बैंड्रा से जू हिले हैं, तो भैया वो एक तरह से आउटसाइडर आए हैं, एक तरह से इनसाइडर भी हैं। तो ये क्यों किया? अच्छा, उसके बाद जाकिर खान को बहुत लोग अटैक करना शुरू हो गए। कुछ लोग कह रहे हैं तो सरकारी हो गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शेम ऑन जाकिर खान, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कुछ लोग बोल रहे हैं अरे जाकिर खान भी एजेंडा चला रहा है, जाकिर खान भी प्रोपेगेंडा चला रहा है। वो पूरा भी इकोसिस्टम आके जाकिर खान को अटैक करेगा। मैं भी क्यूरियस हूं, आई डोंट हैव अ आंसर, आई डोंट हैव अ कमेंट कि क्यों किया। क्योंकि किया तो ये बड़ा स्टेप है। अब ये किया के अंदर ईगोस कितनी ब्रिटल है आपको पता है, तो डॉक्यूमेंटेड है। बहुत लोगों ने इंटरव्यूज में बताया कि कितनी ईगोज हैं बॉलीवुड के अंदर, और आपने उन ईगोज को बोल दिया कि तुम इतने इनसिक्योर हो कि तुम्हारे अंदर जलन हो रही है, तुम्हारे अंदर धुआं लग रहा है, तो ये तो बात सोचने की बात है। अच्छा, और बेस्ट बात क्या है, इंडियन एक्सप्रेस ने शुरू में क्या रिव्यू दिया था आपको पता है? ऑलमोस्ट मूवी को फेल टाइम बता दिया था। पूरे रिव्यू ऐसे कहे थे कि कोई देखने जाए ना, पर मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी। और इंडियन एक्सप्रेस ही अब इस मूवी को 13 अवार्ड्स देता है। ये होती है सफलता, क्योंकि पब्लिक है ना। जब पब्लिक 1000 करोड़ खर्च रही है भारत के अंदर, जब इतने लोग जाके देख रहे हैं, जब सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं, तो अखबारों को भी ट्विस्ट मारना पड़ता है। कैसे करें? पहले मूवी अच्छी नहीं लग रही थी, अब मूवी अच्छी लग रही है। और कौन अवार्ड लेने गया ये आप कमेंट में कर दीजिए। कि मूवी का क्रू को फर्क नहीं पड़ रहा, सत्याधर को फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम करेगा। और उनको पता है कि वो जिस रात पे चले गए हैं, शुरू का बहुत मुश्किल था। अब तो उनकी मूवी को बड़ी रिलीज भी मिलेगी, अब उनकी मूवी को थिएटर्स भी मिलेंगे, अब तो लाइन लगा के बड़े बड़े एक्टर्स आएंगे, जिन जिनकी दुकानें बंद हो रही है। रणवीर सिंह वाज आल्सो गोइंग थ्रू अ वेरी टफ फेज इन हिज करियर। इस मूवी ने एकदम से बादशाह, चाहे कराची का, पर जो पूरे इकोसिस्टम को बादशाह तो बोलना पड़ना शुरू हो गया। अभी कराची बोल रहे हैं, बाद में पता नहीं उठा के लाहौर बोलेंगे, शायद रो पिट के मुंबई भी ले आएंगे, नहीं ले आएंगे, क्या हो जाएगा वो तो देख ही रहे हैं। पर वहां पे भी जब ये रोस्ट करते हैं तो लोग कह रहे हैं कोई खास क्लैपिंग नहीं हुई वहां पे, कोई खास रिएक्शन नहीं हुआ वहां पे। मतलब ऐसा इकोसिस्टम जो बहुत बड़ा ट्रांसग्रेशन है ये। वैसे मैं बोलूं स्ट्रेंथ ऑफ मॉकिंग इज जब आप इकोसिस्टम को मॉक करते हैं जहां पे आप ऑपरेट करते हैं। किसी नेता पे बोलना इन एक्टर्स के लिए बड़ा आसान है, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा भाई, कोई नेता कुछ नहीं कर रहा। बट अपने इकोसिस्टम में ऐसा बोलना, और ऑडियंस का रिएक्शन, वहां के लोग, कई लोग सोशल मीडिया में कमेंट कर रहे हैं कि ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं था, ठंडा रिएक्शन। ये तो सोशल मीडिया पे जब क्लिप आई रोस्ट की, तो रिएक्शन गर्म हो रहा है। ठीक है, वहां की ऑडियंस ने नहीं दिया, हम तो दे रहे हैं गर्म जोशी वाला रिएक्शन के रीजन जो भी हो जाकिर खान ने जो किया। बट रोस्ट ये बनता था, जरूरी था, मजेदार था। वहां की ऑडियंस रिएक्ट करे ना करे, वहां की ऑडियंस बेशक दो चार लोगों ने ताली मारी होगी, ओवरवेलमिंग नहीं मारी होगी। वो फिल्म रिव्यूअर वाला ही हाल हो गया, फिल्म रिव्यूअर्स ने मूवी फ्लॉप करी। बट जो रोस्ट था वो ऑडियंस ने बेशक नहीं अप्रिशिएट किया, पर जनता एट लार्ज सोशल मीडिया पे तो अप्रिशिएट कर रही है कि भाई ये कमेंट तो बहुत बहुत बढ़िया था, स्टैंड अलोन पीस है ये, स्टैंड अलोन पीस। क्योंकि बाकी जाकिर खान क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत बढ़िया धुंधला चीजें होती हैं, बट ये स्टैंड अलोन पीस, तो यार ये पंच तो बहुत मजेदार था। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर दीजिएगा।